बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज वो रिस्क लेने से डरते हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए बिजनेस अच्छा है, आपका कहना है। हर आदमी को एक रोटेट चाहिए। जैसे सुबह उठते से आदमी बोलता है मेरे को कॉफ़ी पीना, चाय पीना, तो मेरा बैंक का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं है। आपने बहुत अच्छी चीज़ कही। नमकीन जो एक चीज़ है, नमकीन एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल फ्री टाइम के अंदर आदमी का मूड फ्रेश करता है। सर देखिए, आज की डेट में क्या होता है कि अधिकांश आदमी की ये सोच है कि मैं रेडी टू ईट, पैक लूँ, खोलूँ और खाऊँ। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल हैं रैग्स टू रिचेस स्टोरी का। यानी कि किस तरीके से एक आदमी अपनी मेहनत और गिट के साथ आगे बढ़ सकता है, सारे हालात अपोजिट होते हुए भी किस तरह अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन बिजनेस और लाइफस्टाइल खड़ी कर सकता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रकाश प्रजापति, शंकर फूड्स के वो पार्टनर हैं, जो कि एक इंदौर बेस्ड नमकीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आज हम उनकी स्टोरी सुनेंगे और उनकी स्टोरी से हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे डिसीजंस आपके बिज़नेस में करोड़ों का प्रॉफिट और नुकसान कर सकते हैं। यस, उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनको 10 करोड़ रुपए का लॉस बियर करना पड़ा, ताकि ये आपको बियर ना करना पड़े। तो आप भी इस पॉडकास्ट के ज़रिए सीख सकते हैं और ये पॉडकास्ट आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको फाइनेंस, नमकीन और बिज़नेस से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें जाननी है। तो प्रकाश भैया, पहला सवाल तो मेरा आपसे बहुत सिंपल सा है। आपकी कहानी सुनाओ मुझे, ये सब कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? साहब, ये बिजनेस मेरे पिताजी ने शुरू करा 1976 से। ठीक है। उसके पहले वो, हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान से उनकी शादी हुई और उसके बाद में वो लोग गए उदयपुर। उदयपुर में उन्होंने हमाली करना चालू करी। ठीक है। हमाली करने के बाद में दो साल वहाँ पर रहे, वापस राजस्थान गए। साहब कुछ सूट नहीं हुआ। वहाँ से फिर अहमदाबाद गए। वहाँ पर सर पे थाल के अंदर नमकीन रख के और घूमना चालू करा। तो वो बिजनेस उनको सूट हुआ। 3 साल रहे वो, पर पारिवारिक दृष्टि से वो सही नहीं लगा। फिर वापस राजस्थान आ गए। फिर वहाँ से एमपी में आए वो लोग। मेरे दादाजी एमपी में ही रहते थे 1930 से। एमपी में आए। वो बोलते ना कि कोई भी कार्य पिता के बिना अधूरा है। तो पिता ने बोला कुछ भी हो, लेकिन तेरी जो भी स्थिति है इंदौर में ही जाके अनुकूल बनेगी। तो इंदौर में आकर उन्होंने किसी के यहाँ पर सर्विस करना चालू करी। जिस टाइम महीने के मिलते थे 5 रुपये। ये कब की बात है? ये मैं 1973 की बात कर रहा हूँ। 5 रुपये महीने की तनख्वाह? 5 रुपये महीना तनख्वाह। तो फिर उन्होंने 1973 किसी होटल पे काम करा। उसके बाद में 1974 में किसी नमकीन वाले के यहाँ काम करा। उन नमकीन वालों के यहाँ पे काम करते करते वो नमकीन खुद बनाना सीख गए। उसके अंदर आलू का भरियाली उनको बखूबी बनाना आ गया। तो उन्होंने 1 साल और 1.5 साल में जो भी उनसे पैसे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद में सिर्फ व्यापार करूँगा, मैं सर्विस नहीं करूँगा। सीधे पैसा लिया, राजस्थान गए, वाइफ को साथ में ली और इंदौर में आके छोटा सा एक सेटअप चालू कर लिया। छोटा सा, बिल्कुल 10 बाय 10 के रूम में, किराए के रूम में। 10 बाय 10 मतलब 100 फुट की जगह में? हाँ। ये कौन से सन की बात है? ये मैं 1975 की बात कर रहा हूँ। ओके। जो हमारा सबसे पहला काम चालू हुआ था बड़े गणपति के पीछे जनता कॉलोनी है यहाँ पर। तो वहाँ से काम करते 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 1982 के अंदर फिर मल्हारगंज में शिफ्ट हुए हम लोग। वहाँ पर फिर मेरा जन्म हुआ, मैं मेरी बात कहूँ तो। उसके बाद से अच्छा व्यापार हुआ। तो 1992 के अंदर अगर मैं कहूँ तो पिताजी ने इंदौर के अंदर पहला मकान लिया था, उस टाइम पे 1,15,000 रुपये में। उसके बाद में फिर जैसे जैसे डाउनफॉल होता है एक जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में डाउनफॉल आता है। वो डाउनफॉल मेरे पिताजी के जीवन में आया। सन 96 तक डाउनफॉल चला। उसमें हमारे इंदौर में जितनी प्रॉपर्टी थी सभी बिक गई। फिर हम तीनों भाइयों ने 1997 से हम लोगों ने हैंडल संभाला। तो एक हम तीनों भाई ने मिलकर एक ठेला चालू करा था
चिप्स और फरियाली का, जो आज भी लगता है हमारा। आज भी लगता है? आज भी लगता है। अरे ये तो बताया नहीं आपने कभी। तो साहब मतलब कि ठेला मैंने भी ले गया हुआ हूँ। जब मैं स्कूल जाता था तो भैया ले जाते थे, अगर मैं थक जाता तो भैया रात को लेके आते थे। माल बनाने का सुबह 4 बजे उठ के माल बनाना, उसके बाद में 12-11 बजे तक माल बना के स्कूल जाना। भैया सुबह स्कूल जाते थे, मैं दोपहर में जाता, भैया ठेला लेके जाते थे। वो माल बेचने जाते तो मैं ठेला लेके आता था रात को 12:30-1 बजे तक। तो ये स्थिति होते होते 2002 के अंदर हम बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए कि डेली का हम लोग 30 से 40 हज़ार रुपये का माल बेचने लग गए इंदौर शहर के अंदर। इसके अंदर आपका रेलवे स्टेशन, आपका जूनी इंदौर, गंगवाल बस स्टैंड, सरवटे बस स्टैंड, इन सब पे हम लोग घूम घूम के फेरी कर करके जो वहाँ पर रेस्टोरेंट रहते उसके ऊपर हम माल बेचते थे। तो उसमें जो भी इंदौर के प्रतिष्ठित ब्रांड थे उनके साथ में जुड़े हम और उनको माल रीपैक करके देने लगे। तो रीपैक करते करते साहब मन में विचार आया कि साहब रीपैक वाला तो जब सस्ता होता है जब अपने से माल लेता है, अपने से कोई सस्ता मिलता है तो उधर चला जाता है। तो इस कंडीशन में साहब बेरोजगारी की कंडीशन उत्पन्न हो जाती थी। तो 2012 के अंदर हम लोगों ने मेरा ब्रांड चालू करा राजश्री वेफर्स, जिसके अंदर किसी भी इंडस्ट्री वाले का सपोर्ट ना होते हुए मैंने खुद के बलबूते पे चालू करा उसको। ओके, तो एक सवाल ये है आपसे कि ये जो आपने राष्ट्रीय ब्रांड 2012 में चालू किया, इसके पीछे का आइडिया क्या था, सोच क्या थी? सर इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर मैं बिना ब्रांड के चलता तो मेरी कोई पहचान नहीं बनती। जो मेरी क्वालिटी है वो बाज़ार तक नहीं पहुंच पाती। आप कैसे समझ में आया कि ये ज़रूरी है? सर मैंने पहले अदर कंपनी का जॉब वर्क करा था, उनके ब्रांड में मैंने मेरा माल पैक करके दिया था। जो मैंने मेरा माल 10,000 रुपये महीने से स्टार्ट करा था, वही माल मेरे सामने 10 लाख रुपए महीने पे चला गया था। अच्छा। तो वो आदमी ये करता, मेरे यहाँ पर 10 लाख रुपए का माल बनता तो मेरे को छोड़ देता कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये इसका भाव इसके हिसाब से लेगा। तो वो फिर मेरे को छोड़ के दूसरे से लेता। तो एक जैसे आपकी क्वालिटी अच्छी थी, आपका माल अच्छा था, उसके बाद भी वो छोड़ के चला जाता था। मतलब आपको ये समझ में आ गया था अपनी क्वालिटी अच्छी है, मार्केट में चलती है और लोग अपना लेवल लगा के बेच रहे हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया था कि अपना माल अगर अपन अपना लेवल लगा के बेचेंगे तो बिकेगा। बराबर, यही था माइंडसेट? बिल्कुल यही माइंडसेट। तो इसमें रिस्क कितनी थी, उसके बारे में आपने असेसमेंट कैसे किया? सर इसके अंदर रिस्क 100% रहती है। अगर आपने आपके प्रोडक्ट में अगर किसी भी पाउच में अगर माल ख़राब चला गया तो वो कस्टमर वो तो माल लेगा नहीं लेगा, लेकिन उसके पास में जितने लोग खड़े हैं उनको बोलेगा भैया इस ब्रांड का माल मत लीजिएगा। ये इस कंसर्न के अंदर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो आपने उसको कैसे ख़त्म किया? सर ख़त्म, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा स्थिति क्रिटिकल होती है प्रोडक्ट खरीदने पे। अगर आपने खरीदते टाइम और उसको प्रोडक्शन होते टाइम अगर दोनों स्थिति में अगर आप लोग उसके साथ में लगे रहे और जो आपकी शुद्धता अगर आपने बरकरार रखी तो ये चीज़ कितने ही बड़े स्केल पे चले जाओ उसमें तकलीफ नहीं आएगी। मतलब आपने अपनी प्रोसेस को सुधारा, पीछे की प्रोसेस को सुधारने के बाद में वहाँ पर जितने भी बंदे थे उनको एक ही स्पष्ट इंस्ट्रक्शन था कि इसी मानक स्तर से ये कार्य होगा। क्वालिटी कंट्रोल। गुड, बहुत बढ़िया। मतलब आप बाहर नहीं गए। जनरली लोग क्या करते हैं कि रिस्क के कारण बिजनेस ही बंद कर देते हैं, वो काम नहीं करते। नहीं साहब, वो तो देखो एक चीज़ है ना कि रिस्क के आगे जीत है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि यहाँ रिस्क थी और उसके बाद आपके पास पैसा भी नहीं था, है ना? जैसे आप समझ रहा हूँ, क्योंकि उस समय अगर आपने अपना ब्रांड चालू किया तो मशीनरी लगी होगी, जगह लगी होगी, तो पैसा नहीं था, तो फिर उसका अरेंजमेंट कैसे किया आपने? साहब देखिए, अभी का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस टाइम जिस कंडीशन में मैं था तो जो मेरे मित्र मतलब जो मेरे व्यापारी वर्ग था, सभी व्यापारी वर्ग ने मतलब आज से अगर मैं कहूँ 20 साल पहले ये चीज़ होती थी
कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मित्रगण के हिसाब से या व्यापारिक दृष्टि से एक दूसरे का सपोर्ट अच्छा हुआ करता है। जिस टाइम हम लोग बैंकिंग में नहीं समझते थे कि भैया तेरा जिस टाइम काम चल जाए पैसे दे देना, जब तक तू हमारे से माल ले, भले ही वो कुछ 1 रुपये किलो 98 किलो ज़्यादा लेता था, लेकिन पैसे की क्रेडिट पूरी मिल जाती थी। उस अनुरूप और व्यक्तिगत सपोर्ट से ये चीज़ हमको हासिल हुई। मतलब लोगों ने आपको सपोर्ट करा। वो लोगों ने सपोर्ट क्यों किया आपको? उनके संबंध थे आपसे या कोई और कारण? साहब देखिए, मेरे पिताजी, मेरी फैमिली और व्यापारिक दृष्टि, तीनों ही चीज़ काम आई। चलो गुड। तो जो अभी तक ये आपने यात्रा की, इसमें आपके बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, है ना? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग मेरे को एक दिलचस्प चीज़ नज़र आई है कि आपने क्या समस्या पकड़ी जिसे आप सॉल्व अभी भी कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। यानी आपका जो प्रोडक्ट है, नमकीन के बारे में एक बात करूं तो बहुत सारे लोगों का मानना, इवन तो मेरा भी ऐसे ही मानना था काफ़ी समय तक, कि ये अनहेल्दी प्रोडक्ट है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो खाना बंद कर दिया था मैंने उसको। नहीं साहब, ये टॉपिक आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी, जो आज के युवाओं में सबसे ज़्यादा चीज़ है कि नमकीन खाना मतलब अनहेल्दी। लेकिन मैं इस चीज़ को कहूँगा कि मीठा और नमकीन ये अपने भारत की काफ़ी सालों पुरानी परंपरा चली आई है। अगर ये चीज़ अनहेल्दी होती तो भारत की परंपरा नहीं कहलाती। कैसे? कुछ भी अच्छा कार्य, कुछ भी शुभ कार्य, या छोटे से छोटा कार्य या बड़े से बड़ा कार्य, उसके अंदर आपने ये चीज़ आपके घर में या कहीं पर भी बुज़ुर्ग लोगों से भी कि भैया मीठा बना ले और नमकीन बना ले। और मीठा और नमकीन बनता 3-4 चीज़ों से ही है, दूध, चीनी, बेसन, मावा, इन्हीं चीज़ों से बनता है। तो साहब नमकीन के अंदर बेसन और मसाले और उसकी गुणवत्ता, तो इसके अंदर साहब अनहेल्दी होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। नहीं, एक्चुअली क्या है, लोगों का ऐसा मानना है, इवन तो मेरा भी ऐसा ही मानना था, क्योंकि हमने इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने ये देखा है कि लोग जो कई तरह के तेल होते हैं जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, बनाने की जो प्रक्रिया होती है अनहाइजीनिक होती है, उसके बाद उसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसमें भी मिलावट होती है कई बार, या वो सस्ते लेते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। तो मेरा सवाल ये है कि वो सब चीज़ें देखने के बाद मुझे भी डर लगता है कि यार मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं। सर देखिए, ये तो जो आज के टाइम में जो टेलीविज़न, मोबाइल, अब इसके ऊपर कौन सी चीज़ फैक्ट है, कौन सी चीज़ सत्य है, इसको जान पाना बहुत मुश्किल है। बाकी अगर कहा जाए तो आज की डेट में अगर आपने किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा अगर खाई है तो साहब वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाहे उसके अंदर काजू हो, बादाम हो, पिस्ता हो, या घी हो, या दूध हो, या दही हो, ये चीज़ तो प्रोटीन से भरपूर है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत के अनुकूल या ज़रूरत के अलावा अगर आपने इसका सेवन करा तो ये शरीर के लिए अनहेल्दी है। इस चीज़ को तो आप भी कहोगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है फिर यहाँ पे मेरा, कि नमकीन को अपन किस कैटेगरी में रखें, हेल्दी कैटेगरी में रखें कि अनहेल्दी कैटेगरी? सर नमकीन, आपने बहुत अच्छी चीज़ कही। नमकीन जो एक चीज़ है, नमकीन एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल फ्री टाइम के अंदर आदमी का मूड फ्रेश करता है। आपने ये चीज़ देखी होगी। आप जिस टाइम फ्री टाइम होते हो, आप क्या फ्री टाइम में क्या बादाम खाते हो? नहीं, आप बादाम, दूध, ये चीज़ सुबह लेते हो। दिन में जब आप फ्री टाइम रहते हो, स्नैक्स में नमकीन आप लेते हो, ठीक है। तो अगर आपने उसको आपके स्वास्थ्य के अनुरूप या आपकी जो भी प्रक्रिया है उसके अनुरूप अगर उसका सेवन करा तो वो चीज़ आपके शरीर के लिए कभी हेल्दी नहीं होगी, कभी अनहेल्दी नहीं होगी। तो चलो, इसका मतलब अपन ये मान सकते हैं कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नमकीन हेल्दी है ना? अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि नमकीन हेल्दी है तो मार्केट में बहुत सारी खुली दुकानों पे भी नमकीन मिलता है, आपके जैसे ब्रांड्स का भी नमकीन है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी बना रही हैं। तो मैं एक कंज्यूमर के तौर पे किससे लूँ और क्यों लूँ?
सर आप क्वेश्चन क्लियर कीजिए। मतलब मैं दुकान पे जाता हूँ, वहाँ मुझे हल्दीराम का नमकीन भी दिखता है, एक मुझे शंकर फूड्स का नमकीन दिखता है, और मेरे घर की दुकान की बगल में एक आदमी मेरे सामने ही नमकीन बना रहा है। मुझे तीनों में से किससे लेना चाहिए और क्यों? ये सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सर इसके अंदर डिपेंड करता है, जैसे अपना इंदौर, खासकर अगर मैं बात करूँ इंदौर की, इंदौर अपनी इंडिया का नमकीन का हब है। इंदौर के अंदर आप किसी दुकान से, किसी रेहड़ी पे से, या जो आजकल आपने देखा होगा कि साहब नमकीन की छोटी दुकान पे एक छोटी सी भट्टी लगा के और हाथ से बंदा बना रहा है, तो साहब ये मशीनरी युग अभी अभी आया है। लेकिन जो हाथ से बनाना, ये बहुत पुरानी परंपरा। आपने देखा होगा आज अपन दाल बाटी जो बनाते हैं, बहुत सारी मशीनरीज आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वाद हाथ की दाल बाटी में आता है वो ओवन की दाल बाटी में क्यों नहीं आता है? कुकिंग मेथड अलग है शायद। तो सर मेरा यही कहना है कि जो हाथ का जो पकवान बना रहता है, उसके अंदर जो बनाने वाले का आत्मविश्वास, या जो बड़े प्लेयर्स हैं उसका आत्मविश्वास, और उसको उस चीज़ को प्रोडक्ट बनाने का, इस प्रोडक्ट को कितने लोग खाएंगे, ये सम्मिलित होता है साहब। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो छोटे स्तर पे बना रहा है वो भी बहुत अच्छा नमकीन, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं बड़ा बनना है, और जो बड़े स्तर पे बना रहा है वो तो पूरा हाइजीन का इस्तेमाल कर रहा है। तो मतलब ये मुझे फिर कैसे पता चला? मैं एक कंज्यूमर हूँ, मतलब आप समझिएगा, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं ये कैसे पता करूँगा? सर देखिए, आज की डेट में क्या होता है कि अधिकांश आदमी की ये सोच है कि मैं रेडी टू ईट पैक लूँ, खोलूँ और खाऊँ। अधिकांश जगह पर नमकीन खुला नहीं मिलता है। आज की डेट में 90% जगह पर नमकीन खुला नहीं मिलता है, लेकिन पुराने ज़माने के अंदर हर गली चौराहे पर एक नमकीन की दुकान हुआ करती थी, जहाँ पर हाथों हाथ बेसन लिया जाता, बनाया, और हाथों हाथ भट्टी के ऊपर घिस के और कारीगर तैयार करता है। तो उसी चीज़ से उठकर यहाँ तक पहुँचा है आदमी, तो वो चीज़ भी हेल्दी है और यह भी हेल्दी है। यह आपके ऊपर डिसाइड करता है कि मैं मेरे सामने बनता हुआ प्रोडक्ट लूँ, या मेरे सामने जो लटका है ब्रांडेड कंपनी का मैं उसका प्रोडक्ट लूँ। सर दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। ओके अच्छा, चलिए एक इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन ये है, फिर नेक्स्ट जो इसी से जुड़ा हुआ एक एक्चुअली सवाल है कि अगर मान लो कई लोग हैं जिनको अभी इस लाइन में आना है, जो इस लाइन में बिजनेस डालना चाहते हैं, है ना, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए? साहब देखिए, जो इस लाइन, इस बिजनेस के अंदर इंटर करना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपने नज़दीकी जो भी नमकीन शॉप हो या जो भी हो, वहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, उसकी सेल्स के ऊपर फोकस करो, उसके स्वाद पे फोकस करो, बाज़ार के अंदर क्या चीज़ बिकती है उसकी एनालिसिस करो। टाइम लगेगा, लेकिन आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो अकेला इंदौर, मतलब इंडिया के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नमकीन का बिजनेस है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी साहब, ये पूरा इंदौर से चलता है 1 लाख करोड़ का बिजनेस? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं इंदौर की जीडीपी में कहूँ तो उसके टैक्स के अंदर आप अगर कभी खोलना चाहें तो टैक्स के अंदर मान के चलिए कि 6% से ज़्यादा का हिस्सा सिर्फ नमकीन मिठाई इंडस्ट्रीज का है। इतना कंट्रीब्यूट करती है ये? तो एक इसमें एक सवाल है, अगर ये इतना कंट्रीब्यूट करती है तो जैसे अगर मैं आज नमकीन का बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे कितना पैसा लगेगा? अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग डालना चाहूँ या ट्रेडिंग डालना चाहूँ, दोनों में कितना कितना पैसा लगेगा? सर ये आपके अनुरूप होता है। मिनिमम एक मान के मिनिमम अगर आपको स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपकी 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। प्रोडक्शन चालू करना है आपका 5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। तो सवाल मेरा ये है कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं खुद की यूनिट डालूं बिल्कुल, या फिर मैं ट्रेडिंग में जाऊं? नहीं, ये आपके ऊपर करता है साहब। ये तो आप बताओ मुझे, क्योंकि देखो मैं एक नमकीन डालना चाहता हूँ, नमकीन के बिजनेस में आना चाहता हूँ। सर देखिए कि किसी भी चीज़ का थोड़ा सा अनुभव तो लेना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि शुरू में 2 या 3 महीने या 6 महीने आप ट्रेडिंग में जाइए, ट्रेडिंग में लेकर के सेल के ऊपर पूरा फोकस करके, और उसके बाद में प्रोडक्शन में आइए। मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं? मैंने प्रोडक्शन ही कहा। ओके, तो प्रोडक्शन में क्यों नहीं जाना, मतलब ट्रेडिंग में क्यों जाना पहले? सर प्रोडक्शन, आपको पहले ये चीज़ होना चाहिए कि बाज़ार में कौन सा स्वाद चल रहा है।
जब तक उसका नॉलेज नहीं हुआ, जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे लगाएंगे? मतलब पहले मार्केट चेक करो जाके। अच्छा, एक और चीज़ है कि मान लो मैंने मार्केट चेक कर लिया, मेरे को ट्रेडिंग जम भी गया, मेरा मैं सेल कर रहा हूँ, अच्छा माल बिक रहा है मेरा। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं खुद का भी डाल सकता हूँ या इसी की सेल को बढ़ाता रहूँ आगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? खुद की मैन्युफैक्चरिंग डालना चाहिए या फिर इसको बढ़ाते रहना चाहिए? सर देखिए, दोनों चीज़ है कि नमकीन का बिजनेस आज की डेट में बहुत ही स्ट्रगल वाला बिजनेस है। ऐसा क्यों? इसके अंदर आपको पूरी मेहनत करना पड़ेगी, टाइम पूरा देना पड़ेगा, बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि उसके अंदर नमक से लेके, मिर्ची से लेके, हींग से लेके हर चीज़, उसकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखना। मतलब मैं अगर कहूँ तो आपको आपकी लाइफ का 60% टाइम आपको प्रोडक्शन में देना पड़ेगा। 24 घंटे में से कितने घंटे? मतलब 24 घंटे में से आपको कम से कम 18 घंटे देना पड़ेंगे साहब, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो। अच्छा, इतना समय देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा साहब। और अगर इतना समय हम नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा? साहब देखिए, गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठेगा बिल्कुल। आज ये चीज़ें होती है कि कौन सी चीज़ को किस समय पे करना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका समाधान क्या है फिर? सर देखिए, समाधान अगर आपकी यूनिट है, आपको ध्यान तो देना पड़ेगा साहब। नहीं, अब मैं यूनिट नहीं डालना चाहता, हाँ, बट बिजनेस करना है फिर भी मुझे, तो क्या समाधान नहीं है? तो आप किसी यूनिट वाले से अपने ब्रांड में माल लेके पैक कर सकते हैं ना। तो वो जो जिससे मैं माल ले रहा हूँ, जैसा वो आपने प्रॉब्लम पहले बताई थी स्टार्टिंग में कि भाई क्वालिटी अच्छी है बट कॉस्टिंग के कारण फिर लोग एक दूसरे को बदलते रहते हैं या चेंज करते रहते हैं। तो उससे अगर मान लो मुझे एक्सपेंड करना है, अभी एमपी में मान लो मैं आपके साथ ही काम कर रहा हूँ, बट मुझे राजस्थान जाना है या मुझे महाराष्ट्र जाना है या फिर मुझे नीचे साउथ में जाना है, तो वहाँ मुझे यूनिट्स कैसे मिलेंगी? या यहीं से मुझे भिजवाना पड़ेगा वहाँ भी? कैसा चलेगा ये? अगर मैं नमकीन में कहूँ तो पूरे भारत में इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर यहाँ की आबो हवा और जो नमकीन में जो बेसन का यूज़ होता है और जो चना यहाँ की मिट्टी में जो उत्पादन हुआ हो, जिसका प्राकृतिक जो मिठास है, वो सिर्फ एमपी के चने में ही पाई जाती है। आप कहीं पर भी चले जाइए, साउथ चले जाइए, ईस्ट वेस्ट कहीं पर भी चले जाइए, आपको वो स्वाद कहीं नहीं मिलेगा जो इंदौर के आपको पानी में मिलेगा। तो पानी के कारण फसल है, फसल के कारण स्वाद है, तो अल्टीमेटली पानी के कारण स्वाद है। तो मतलब रॉ मटेरियल यहीं सबसे अच्छा आपका? रॉ मटेरियल इंदौर में सबसे बेस्ट है। वंडरफुल, गजब। ठीक है, तो मतलब मुझे कुल मिला के ट्रेडिंग करना चाहिए, मुझे मैन्युफैक्चरिंग में ना जाऊं और मैं आपके जैसे जो लोग बल्क में बनाते हैं इन लोगों से संपर्क में आऊं और उनसे बनवा के अपना ब्रांड लगा के बेचूं, ये करना चाहिए मुझे। मेरा ये नहीं कहना आप प्रोडक्शन मत स्टार्ट करिए, पहले इसको मार्केट में आइए आप कि भाई आपका व्यापार किस दृष्टि में जा रहा है, उसके बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस आपको बताता हूँ। पर्पस क्या है कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज वो रिस्क लेने से डरते हैं, जो मैंने नोटिस किया है। और रिस्क लेने से वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब जो आपने भी बात बोली है, इससे बहुत सारे लोगों को ये समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमको कोई बिज़नेस करना है तो उसके लिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। खासकर स्पेशली अगर नमकीन इंडस्ट्री की बात करूँ, बहुत सारे लड़के हैं जो इस लाइन में आना चाहते होंगे, बट कहीं ना कहीं शायद उनको ये लगता होगा कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कैसे पैक करेंगे, कैसे सेल करेंगे। तो उनको केवल सेल करने पे फोकस करने की ज़रूरत है स्टार्टिंग में, बनाने की चिंता ना करें। वो आप जैसे एक्सपर्ट लोग हैं जो उनको गाइड कर देंगे। करेक्ट? एक नमकीन इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर फेल होने के चांसेस 99% ना है। ऐसा क्यों? साहब देखिए, एक इंदौर का अपने आप में जितने नमकीन प्रतिष्ठान हैं और इंदौर की जितनी भी नमकीन इंडस्ट्री है, आपने कभी ये सुना कि उस इंडस्ट्री के ऊपर कभी ब्रेकडाउन आया? तो सर इसके आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अच्छा चलो, नमकीन से और बिजनेस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वेल्थ क्रिएशन
या संपत्ति बनाना या अमीर बनना और व्यापार में क्या कनेक्शन है? सर देखिए कि अमीर बनना, सब आदमी अमीर बनता नहीं है। आज अगर उसका स्टेटस, मतलब मैं कहूँ कि उसका व्यवहार और उसकी गुणवत्ता से वो अमीर बनता है। ओके नहीं, मैं अभी इन टर्म्स ऑफ मनी कर रहा हूँ। आपने स्पिरिचुअली बात बोली विच इज़ करेक्ट, बट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी आज की क्या है कि युवा पीढ़ी, खासकर हमारे जो ऑडियंस हैं वो ज़्यादातर यंगस्टर्स ही हैं, है ना, जिनकी एज ग्रुप 20 साल से 35 के बीच की है। तो उनको सबको पैसे कमाने, सबको अमीर बनना, वेल्दी बनना, सबको अपने सपने पूरे करने, जल्दी वो भी, देर से नहीं करने किसी को। तो मेरा आपसे पूछना ये है, आप बिज़नेस भी करे हो, आप नौकरी भी करे हो, दोनों का आपका अनुभव है, तो आपने दोनों रास्ते देखे हैं कि इस रास्ते से इतना समय लगता है, इससे इतना समय लगता है, इससे इतनी मेहनत लगती है, इससे इतनी मेहनत। तो आप कौन सा रास्ता, मतलब ये वेल्थ क्रिएशन और बिजनेस में क्या कनेक्शन है, कोई कनेक्शन है भी या नहीं है? सर देखिए, बिजनेस के अंदर अभी मैंने कुछ समय पहले आपका एक क्वेश्चन था कि उसके अंदर 18 घंटे क्यों देना पड़ेंगे। करेक्ट। ठीक है, तो साहब क्या आप सर्विस में 18 घंटे दे सकते हो? शायद नहीं। शायद नहीं। बिजनेस में क्यों देते हो? शायद मेरा काम है, अपना काम है। तो सर इन दोनों में यही फ़र्क है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए बिजनेस अच्छा है आपका कहना है, और क्यों अच्छा है? सर देखिए, अगर आप सेल्स भी करते हैं तो आपका बिजनेस है, ठीक। उसके बाद में अगर आप प्रोडक्शन भी करते हैं, आपका बिजनेस है, ठीक है। दोनों के अंदर सेटिस्फेक्शन आपका ही है। सर्विस भी करते हैं तो वो भी आपका है, लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर अगर उसने कह दिया कि भैया मैं आपकी सेवा से खुश नहीं हूँ, तो वहाँ पर आपका स्किल्ड काम आएगा? शायद नहीं काम आएगा। अगर कस्टमर खुश नहीं है तो किस काम की स्किल? लेकिन बिजनेस के अंदर अगर आपका स्किल्ड है तो आप उस कस्टमर के पास में 10 बार जाएंगे कि साहब मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा। इन दोनों चीज़ में ये फ़र्क है। बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसके ऊपर आप आपका हुनर 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार आप दिखा सकते हो। लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर, जॉब में नहीं दिखा सकते। जॉब के अंदर कि भैया तुम इस योग्य नहीं हो, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर 3 लोग और खड़े हैं। 3 लोग क्या, 30 लोग भी और खड़े होंगे। तो मतलब मेरे क्वेश्चन का फिर भी मतलब मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं भी नहीं मिला कि वेल्थ अगर मुझे बनानी है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो मैं जॉब करूं कि बिजनेस करूं? सर देखिए, आप अगर वही चीज़ करेंगे, क्या आज बिजनेस करके आप एकदम अमीर बन सकते हो? वो तो आप बताओगे। ठीक है। क्या आप आज सर्विस करके एकदम अमीर बन सकते हो? सर दोनों रास्ता एक ही है, और दोनों के अंदर स्ट्रगल जरूरी है। ओके। मेहनत दोनों में जरूरी है। फास्ट ट्रैक कौन सा आपके हिसाब से? सर देखिए, दोनों के अंदर आज अगर सर्विस को अगर मैं कहूँ तो सर्विस भी उसके अनुरूप ही चेंज होगी, लेकिन बिजनेस अगर आपको जनता सपोर्ट करती है, आपका कस्टमर सपोर्ट करता है, तो वेरी फास्ट। ओके, मतलब तेज रास्ता बिजनेस का ही है। तो एक इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि अगर बिजनेस का रास्ता तेज है ना, तो बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कैपिटल, पैसा। बिना पैसे के बिजनेस ज़्यादा हो नहीं पाता। तो आपने कैपिटल बहुत खड़ी की है, क्योंकि देखो आप इतना बिजनेस लेके आए हो ज़ीरो से, एक ठेले से। आपकी आज शायद 4 यूनिट्स हैं टोटल, तो 4 यूनिट्स तक लेके आए हो, तो आपने ये सफ़र तय किया है। तो आपने इस कैपिटल की भरपाई अपने बिजनेस में कैसे करी? कहाँ से आया ये कैपिटल? अब सर आपने सवाल ऐसा कर दिया कि उसका जवाब मैं क्या कहूँ। सर जैसे क्या होता है कि बिजनेस के अंदर आपके साथ में अधिकांश चीज़ें अदर बिजनेस से खड़ी होती है, क्योंकि एक बिजनेस से 10 बिजनेस चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, अगर आज मैं नमकीन बना रहा हूँ, नमकीन के अंदर अच्छी क्वालिटी अगर बेसन की होगी तो उसका बिजनेस ही मेरे से जुड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का मसाला होगा, उसका बिजनेस मेरे से जुड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का ऑयल होगा तो उसका बिजनेस मेरे से जुड़ेगा। तो सर उन लोगों का सभी का सपोर्टिंग जो रहता है वो अधिकांश
जो अपनी मनी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर देता है, क्योंकि उनको भी उनका व्यापार करना है। तो आपने कैपिटल वहाँ से रेज करी? सब कैपिटल बिल्कुल वहाँ से रेज होगी। अच्छा, जो आपने बताया था शुरू में कि आपको वो क्रेडिट दे देते थे, उस क्रेडिट से आप आगे माल उधारी में नहीं देते, इसका मतलब नगद में ही सेल करते हैं? सर जैसे क्या होता है कि हर आदमी को एक रोटेट चाहिए। जैसे सुबह उठते से आदमी बोलता है मेरे को कॉफ़ी पीना, चाय पीना या जो भी, तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर है, हर आदमी को सुबह उठ के क्लाइंट चाहिए। तो उसका ये कहना है कि मैं 10 से 15 दिन तक उसको माल सेल करता रहूं और 15 दिन के बाद में एक साथ बल्क में पैसा लूँ। ओके। और हमारे बिजनेस में ऐसा है कि आप पैसा डालिए और हम आपको, क्योंकि हमारा माल रेडी है, सिर्फ उसको पाउच लटकाना है और उसमें 1 रुपया उसको कमाना है। ओके, तो मतलब आप कैपिटल को स्मार्टली यूज़ कर रहे हो, फास्ट यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल करेक्ट, यही हो रहा है। तो मतलब आपके पास पैसे नहीं हैं, बट आप कह सकते हो किसी का पैसा और किसी का समय यूज़ कर रहे हो वेल्थ बनाने। सर इसको कुछ भी समझिए आप। नहीं, इट्स गुड एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा और एक और चीज़ है, बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बैंकिंग, है ना। बैंकिंग को लेके अभी तक आप अपने बिजनेस में कैसे करते हैं और किन आधार पे आप चुनते हैं कि भाई मुझे किन बैंक से जुड़ना है, और कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं? सर मैं अगर बैंक को लेके कहूँगा तो मेरा बैंक का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बैंक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब मैं खुद बैंक को समझ नहीं पाया हूँ। बैंकर्स जिस टाइम पैसा देना होता है, जिस टाइम काफ़ी सारे लुभावने वादे करता है और उसकी फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करवा लेता है, लेकिन जिस टाइम उनको उपयोग करने का मौका आता है उस टाइम कस्टमर के साथ में धोखा होता है। क्या हुआ आपके साथ, ऐसे थोड़ा विस्तार में बताएंगे? सर जैसे कि अगर मैं कहूँ, मैंने अभी एक यूनिट चालू करी थी 2021 में, तो उसमें मेरी कोई फंडिंग थी 3 से 4 करोड़ रुपए की। तो बैंकर्स का कहना था साहब जितनी आपकी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से 70% हम आपको पैसा देंगे। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। बोले साहब आप, उन्होंने जो लेटर रहता है, लेटर तक हमारे से इतने लुभावने वादे करे थे कि हमको ऐसा लगा कि हमारी बिजनेस समझ लो बिल्कुल अब बुलंदियों पे पहुंचने वाला है। तो साहब लेटर हो गया, रजिस्ट्री हो गई, तो हमारी यूनिट से बोला गया साहब आप पैसे डिसबर्स कीजिए। तो उन्होंने बोला साहब 30% पैसा आपका है, 70% बैंक देगी। तो इस स्थिति में हमने 30% पैसा मशीन वालों को छोड़ दिया। जब बैंक की बारी आती है तो बैंक कहती है साहब आपका टर्नओवर नहीं है। अब साहब अभी फैक्ट्री नहीं लगी है, फैक्ट्री बन रही है, मशीन बनेगी, जब उसका प्रोडक्शन होगा तो सेल बढ़ेगी। करेक्ट। तो साहब अगर आपको सेल अगर बढ़ाना ही थी तो साहब या तो पहले मशीन दे देते, उसके बाद सेल का चैप्टर रखते हैं। और उन्होंने क्लास डाल ली। तो साहब अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो सेल कहाँ से बढ़ेगी? सही बात है, ये तो संभव ही नहीं है। मशीन ही नहीं है तो सेल कहाँ से होगी, माल ही नहीं बना। आज साहब कोई भी प्रोडक्शन अगर मशीन बनती है, उसको बनने में जो मशीन का जैसा स्टैंडर्ड है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, क्या जो पहले की जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, जब उस यूनिट का जितना प्रोडक्शन था उतनी तो सेल आ ही रही है ना। तो अभी यूनिट चालू नहीं हुई, उसके पहले सेल कहाँ से बढ़ जाएगी साहब? तो एक क्वेश्चन है आपके बिजनेस पे, है ना, इस फंडिंग नहीं मिलने की वजह से क्या क्या असर आया? सर फंडिंग नहीं मिलने से प्रोजेक्ट लेट होता है। प्रोजेक्ट लेट हुआ जब तक कोई ना कोई दूसरा बंधु व्यापार में इंटर हो जाता है, तो जो रिक्त स्थान था मेरे स्थान पे वो तो साहब भरा चुका है। वो वापस रिक्त होने में सर समय लगता है। अपॉर्चुनिटी मिस हो गई सर, वो मिस हो गई। उसके बाद में रेट इंक्रीज हो गए, वो नुकसान हो गया, प्रोजेक्ट लेट हो गया। तो तीनों कंडीशन में व्यापार प्लस व्यापारी दोनों का हनन हुआ। पर बैंक, और इसका जिम्मेदार कौन है? बैंक। एक क्वेश्चन है, बैंक इसका जिम्मेदार है, आप इसको मानते हैं, बट आगे ये चीज़ घटित ना हो इसके लिए आपने क्या स्टेप्स उठाए अभी? सर देखिए, अगर ये चीज़ मैं कहूँ कि आगे ये चीज़ घटित ना हो तो
क्योंकि मेरा बैंक से पहली बार ही काम पड़ा था, इसकी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। और मैं अभी इसी बैंक की दृष्टि से प्रताड़ित हूँ। तो इसका निराकरण तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं तो यही चीज़ कहूँगा कि जो भी चीज़ अगर बैंकर से आप कर रहे हैं तो इसको हेड राइटिंग में बैंक के सील और सिग्नेचर मैनेजर के साथ में लेके और उसके बाद में आप इसका, और जो आपका लेटर है उस लेटर को बैंक के लेटर हेड के ऊपर कंप्लीट करवा के लीजिए, जो उनकी शर्तें आप उनसे मनवाना चाहते हो। तो जनरली बैंक अभी देता नहीं है क्या ये सब लिखित में? सर जनरली बैंक अभी लिखित में देता नहीं है। बैंक उसकी शर्तें पूरी लिख के देता है, अपनी शर्तें लिख के नहीं देता है। अगर एक छोटा सा टॉपिक है, मुझे बैंक नहीं समझ में आ रही, मुझे बैंक चेंज करना है, आज आप रजिस्ट्री कराते हो तो क्या पूरी रजिस्ट्री पढ़ते हो? नहीं पढ़ते शायद। अब उसके अंदर एक ऐसी क्लास डली हुई है कि साहब ये बंदा अगर 5 साल में मेरी बैंक चेंज करेगा तो इसके ऊपर 4% चार्ज लगेगा। अब साहब हमने उनका ब्याज नहीं रोका, किस्त नहीं रोकी, तो वो 4% क्यों? अब ये तो उपभोक्ता के साथ में सीधा सीधा गलत है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, साहब हमें भारत सरकार ने अधिकार दे रखा है। अब साहब इसके चलते दुरुपयोगी हुआ, क्लाइंट के साथ में धोखा हुआ ये चीज़। लेकिन क्लाइंट क्या करे, मजबूर है वो, ना तो वो बैंक पैसा छोड़ रही है और ना दूसरा से लेने दे रही है। तो इसके लिए आपकी एसोसिएशन या आप लोगों ने कोई लिखित में? सर लिखित में भी कदम उठाए थे, तो हमारे माननीय जो वित्त मंत्री सीतारमन जी है, उन्होंने पेपर में इश्तिहार भी दिए थे कि साहब जो एमएसएमई, और जो एमएसएमई में एक रूल्स है, एमएसएमई में रूल्स है कि साहब आप जब भी बैंक से बैंक अगर चेंज होते हो एमएसएमई, तो उसके अंदर आपको कोई भी लीगल फीस नहीं लगेगी। लेकिन इसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल होने के कारण हर उद्योगपति इसका यूज़ नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा वो? सर देखिए ना कि कुछ ना कुछ सरकार की कमियां या उद्योगों के प्रति, छोटे उद्योगों के प्रति थोड़ा रवैया चेंज होना। किसका? बैंक का। बैंक का रवैया तो आपको लगता है चेंज होगा? सर देखिए, आज अगर मैं कहूँ तो बैंक के अंदर 60% मार्जिन उद्योग की तरफ से जनरेट होता है। तो सर मैं तो कहूँगा कि बैंक अपने आप का नुकसान कर रहा है। अगर कोई क्लाइंट, अगर कोई इंडस्ट्री वाला उस बैंक को चेंज करता है तो क्या वो किसी नई इंडस्ट्री को उस बैंक से जुड़ने देगा? शायद नहीं, वो तो मना ही करेगा। तो सर ये तो अच्छा, आपने जो बात बोली उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पैदा हो गई है मेरे दिमाग में, जो शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में भी होगी। बैंक चुनने से पहले एक बैंक के अंदर क्या क्या देखना चाहिए, और लोन एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? बैंक की शर्तें कि आपसे वो क्या क्या चाह रहे हैं। कौन कौन सी शर्तें? प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो आपका बीटी के बैंक से बैंक जब हम चेंज करें, और उसके बाद में आपका बिजनेस के कितने टर्नओवर तक वो पैसा आपको दे सकते हैं। ओके, अगर आप एमएसएमई से जुड़ा हुआ लोन ले रहे हो तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि बैंक को चुनने से पहले, मतलब 4 बैंक हैं आपको लोन देने तैयार हैं, बट वो 4 में से आप एक को फाइनल करोगे तो क्या क्या चीज़ें आप देख के फाइनल करते हो? आप क्या देखते हो? सर अभी इसका अनुभव मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एक ही बैंक चूज़ करी। अच्छा, आपने भी एक से ही डील किया? एक से ही डील करी। ओके, ये गलती आपने कर दी मेरे हिसाब से तो। हमारे तो गांव में आलू भी खरीदते हैं तो 4 ठेलों पे जाते हैं पूछने, और आपने एक से जाके सीधा खरीद लिया। साहब देखिए, ये जो बोलते ना जन्मजात हरित प्रभा अपनी भारतीय नारी में है कि वो कोई भी चीज़ खरीदने के पहले 4 दुकान पे ट्राई करेगी। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी हमारे अंदर कमी है, या मैं कहूँगा समय के अभाव में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। फाइनेंस वाइज अगर मैं बात करूं, इस एक डिसीजन के कारण आपके व्यापार पे कितना लॉस आया होगा? 50%। मतलब अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी थी आपकी? प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 10 करोड़ थी तो सीधी 20 करोड़ हो गई। 10 करोड़ रुपए का अंतर पड़ा है? बिल्कुल साहब, केवल एक गलत डिसीजन की वजह से? गलत डिसीजन से। बाप रे बाप।
तो भाई सुन रहे हो सब लोग, 10 करोड़ रुपए एक डिसीजन की कॉस्ट। अच्छा, लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगर आपको दोबारा मौका मिले सब कुछ वापस शुरू करने का अपनी ज़िंदगी में, ज़ीरो से, शुरू से कहानी लिखने का आपको वापस मौका मिल रहा है, तो इस बार आप क्या डिफरेंट करोगे पूरी लाइफ के अंदर अपना? सर इसका अभी तक अनुभव तो नहीं लिया है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो भी अगर शुरुआत करूँगा तो मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि जीवन की शुरुआत किसी भी प्रोडक्ट की शुद्धता के साथ में करूँगा। ओके। बाकी जो भी करूँगा मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही स्टार्ट करूँगा। ओके। अब पहले ट्रेडिंग में नहीं जाओगे, आज सीधे मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे? ऐसा क्यों? आपने तो अभी देखिए जस्ट कुछ देर पहले ही बताया कि पहले ट्रेडिंग करना चाहिए फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि जो हमारे परिवार में सिखाया गया है, पिछली 4 पीढ़ी से हम लोग व्यापार करते आ रहे हैं, तो जो हमारे संस्कार है शुद्ध आहार और स्वच्छ जीवन। तो और उसके बाद में कि साहब जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे, और व्यापार से 100 परिवार चलते हैं। तो अगर मुझे प्रभु ने अगर इस योग्य बनाया है, खैर मैं क्या 100 परिवार चल रहा हूँ, लेकिन मैं कम से कम उसने उस व्यक्ति के जीवन का कुछ पल जो दुख के हैं उसको कम कर सकूं। तो वो कार्य करने के लिए अगर मैं उस योग्य हूँ तो मैं उसी कार्य को करूँगा। ठीक है, चलो अभी अपन एक क्विक फायर राउंड करेंगे। मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है, ठीक है? कॉफ़ी और टी? टी। टाइगर और लाइन? टाइगर। बिजनेस और जॉब? बिजनेस। चलो ओके प्रकाश भैया, थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और इस सेशन को लेके आपका एक मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का सार बोलूँगा जो आप बताना चाहेंगे, तो 2 लाइन में आप जो भी चीज़ चाहें बता सकते हैं। सर मैं तो यह चीज़ कहूँगा, परेशानी को देख के कभी भागना नहीं चाहिए, और कठिनाई को देख के किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। जिस चीज़ में कठिनाई है वही आपको जीवन की ऊंचाइयों पे ले जाएगा, और बिना कठिनाई के जीवन जीना सबसे बेकार है। ओके। अच्छा, किसी ऑडियंस को अगर बिज़नेस स्टार्ट करना, नमकीन से जुड़ा हुआ या और कोई जानकारी चाहिए, तो वो आपसे कहाँ संपर्क करे और कैसे संपर्क करे? अब सर मैं इसके अंदर क्या कहूँगा, जैसे कि MSME जो पोलो ग्राउंड में स्थित है, मतलब भारत सरकार के द्वारा बहुत से उपक्रम चला रखे हैं, और अकेला नमकीन इंडस्ट्री के ऊपर, फूड इंडस्ट्री के ऊपर भारत सरकार की बहुत सारी क्लासेस चल रही है। अपने इंदौर के अंदर MSME के 4 केंद्र हैं जहाँ पर सारी स्किल्ड के प्रोफेसर उपलब्ध हैं। नहीं, वो आपसे मिलना चाहता है। हमारे हिसाब से आप सबसे अच्छे प्रोफेसर हो। वो थ्योरी में ज्ञान रखते हैं, आपको रियल ज्ञान है। नहीं सर, उसके लिए मिलना चाहें तो मुझे नमकीन क्लस्टर में आके बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। नमकीन क्लस्टर में कहाँ? नमकीन क्लस्टर प्लॉट नंबर 10-11। और फर्म का नाम क्या है? शंकर फूड प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए ओके प्रकाश भैया,